अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं वेजा फ्राई। जी हाँ, वेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जी हाँ, बात करेंगे हम सबसे पहले हिंदुस्तान-पाकिस्तान की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम लोग ट्रेड के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा से शुरू की जाए। लेकिन अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, मतलब ये कि अभी पाकिस्तान के अथॉरिटीज और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स अभी ये प्लान कर ही रहे थे कि हम भारत के साथ क्या बात करें और भारत को किस तरह से इस बात के ऊपर तैयार किया जाए कि हम ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन इतनी देर में कुछ लोगों ने पाकिस्तान से ट्रेड शुरू भी कर दी। और कैसे कर दी? और ये भी बात है कि भारत को भी इस बारे में पता लग गया, तो भारत को ये बात पता लग गई और हमारे से ट्रेड शुरू हो गई। वो कैसे? मैं आपको बता रही हूँ ना, सब्र किया करें जरा। जी हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये पिक्चर भी जो आप देख रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि जी भारत के जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोट जो है, एक कश्ती जो है पाकिस्तान की, उसको पकड़ा है और उसके अंदर से तकरीबन 6 करोड़ रुपए, जी हाँ, 600 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। 600 करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स उसके अंदर थी और उसी में जो है वो तकरीबन कितने लोग बताए जा रहे हैं, 14 के करीब लोग उस बोट में थे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, काउंट कर लीजिए खुद ही कितने निकले, दो चार ज्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं होंगे 14 से। जी हाँ, 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किए गए हैं। वो ड्रग्स जो है उसको कब्जे में लिया गया है भारत की पुलिस की तरफ से। और अब डिटेल्स देखते हैं कि जैसे जैसे डिटेल्स आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई पाकिस्तानियों, मतलब क्या कर रहे हो? अभी तो हमारी बातचीत ही चल रही थी और आप लोग मतलब ड्रग्स लेके पहुंच भी गए, ड्रग्स ले लो वाले। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी इतनी जल्दी आप लोगों ने ड्रग्स लेके नहीं जानी थी। अभी पहले उनको हाँ तो करने दीजिए कि ट्रेड करनी है, और फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या भेजना है। लेकिन बस हमारे यहाँ इतने उतावले बैठे हुए ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग उतावले ज्यादा हैं कि बावले ज्यादा हैं, कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। भारत से बात करनी है, भारत हमें ओके करेगा तो हम जाएंगे ना कोई चीज लेकर। मतलब जो भी ले जाना है आप लोगों ने, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना क्या उतावलापन है कि अभी हमने बात भी नहीं की। अभी हम आपस में ही बातें कर रहे हैं कि नहीं भारत के साथ ट्रेड करनी है, भारत के साथ ट्रेड दोबारा शुरू करना है, भारत के साथ बिजनेस करना है, कि आप लोग जो है वो 600 करोड़ के जो है ड्रग्स लेके पहुंच गए। और वो भी इतने मतलब एक्टिव बैठे हुए थे भारत की तरफ से लोग कि उन्होंने धड़ पकड़ लिया इन लोगों को। अब देखते हैं कि इनमें से जो 14 लोग पकड़े गए हैं, बहरहाल बोट पाकिस्तान की बताई जा रही है। हो सकता है कि वो हमारे यहाँ बनी हो वो बोट और अंदर उसके कोई और ही कंट्री के लोग बैठे हो। वैसे शक्लों से तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी कंट्री के। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या बेल्जियम वगैरह के लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने ड्रेस पाकिस्तानी पहना हुआ हो। तो हो सकता है, लेकिन खैर ये तो तभी पता लगेगा जब भारत का मीडिया या भारत के लोग हमें थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि आखिर ये लोग कौन सी कंट्री के हैं। वोट हमारी होने से ये सामान हमारा नहीं हो जाता। वैसे भी पाकिस्तान में ये आपको मालूम ही होगा कि हमारी परंपरा है कि अगर आपके घर से सोना निकल आए, आपके घर में से अगर हीरे निकल आए या कोई इस तरह का ऑयल निकल आए, तो जी वो सामान जो होता है ना, वो हम कह देते हैं, यानी गवर्नमेंट कह देती है कि वो सब चीजें जो गवर्नमेंट की है। लेकिन अगर आपके घर से ड्रग्स निकल आए, हथियार निकल आए, बॉम्ब निकल आए, तो वो सामान आपका ही होता है। तो अब पता ये करना है कि जो 600 करोड़ की ड्रग्स निकली है और बोट पाकिस्तानी है, तो ये लोग जो है क्या ये भी पाकिस्तानी है या ये किसी और कंट्री के हैं? हो सकता है, मैं जैसे कह रही हूँ कि बहुत से लोगों की शक्लें आपस में मिलती हैं, ये किसी और कंट्री के भी हो सकते हैं। हो सकता है हमसे बोट खरीदी हो इन्होंने और इन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इनकी कंट्री में बोट ना बनती हो तो इन्होंने पाकिस्तानियों से कहा कि आप हमें बोट बना के दे दें, तो हमने दे दिया। हम असल में दिल के बहुत अच्छे हैं। हमारा हम लोग जो है ना बहुत लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अब हमें क्या पता भाई, वो उसमें जो है फ्रूट भी ले जा सकते थे, मछलियां भी ले जा सकते थे, कुछ भी ले जा सकते थे। लेकिन अब वो अगर ड्रग्स ले गए तो अब हम क्या करें? हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। तो इसलिए भारत जो है ना वो फौरी तौर पे पाकिस्तान के साथ जो है ना ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाए, वरना इस तरह के लोग निकल पड़ेंगे तो आप लोग देख लीजिए कि फिर क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। वैसे भी ये न्यूज मुझे अभी भी मिली थी, मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं। खैर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो रियाद में भाषण दे रहे हैं, मतलब दे चुके हैं अभी तक तो। और आप लोगों ने देखा ही होगा, कई लोगों ने टीवी पर देखा होगा। मैंने भी आज सोचा कि आज तो जी मैंने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी लेनी है।
कि वो उन्होंने क्या बात करनी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या बात करने लगे हैं शहबाज शरीफ साहब। तो मैंने जी सारे काम हम अपने जैसे साइड पे रख दिया और मैंने कहा बस आज मैंने सिर्फ ये सुनना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां जाके आखिर ऐसी कौन सी बात बताने वाले हैं जिससे कि बाकी कंट्रीज का भी फायदा होगा और हमारा तो खैर होगा ही होगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहानी कुछ ऐसे शुरू की कि उन्होंने बताया कि जी उनकी कुछ साल पहले उनकी जब तबीयत खराब हुई थी तो वो किसी दूसरी कंट्री में, यानी हो सकता है अमेरिका में या इंग्लैंड में कहीं पे ट्रीटमेंट के लिए गए। वहां जाके उन्होंने कहा कि जी उन्होंने सोचा, मतलब जब वो ट्रीटमेंट के लिए गए तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं तो आ गया हूँ, मेरे पास तो पैसा है बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तान में कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए बाहर आ सकते हैं, या यानी कि बाहर की किसी कंट्री में जा सकते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में जा सकते हैं। तो जब उन्होंने ये सोचा तो उनका खुद ही उन्होंने रिप्लाई दिया अपने आप को, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे तो बहुत सारे लोग नहीं है पाकिस्तान में, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। और ये सोचने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो जब वो वापस आए तो पाकिस्तान आके उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे गरीब लोगों के लिए जो कहीं नहीं जा सकते अपने ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा। अ, अब कई लोग कहेंगे कि इस तरह की स्टोरी तो इमरान खान साहब ने भी सुनाई थी जब उन्होंने शौकत खानम बनाया था, और उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया था तो उन्होंने यही कहानी बताई थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब उनकी मदर की तबीयत खराब हुई थी तो वो उनको लेकर जब हॉस्पिटल गए और जब उनका ट्रीटमेंट करवाया तो इमरान खान साहब ने सोचा कि इतना पैसा मेरे पास तो है कि मैं अपनी मदर का ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, लेकिन क्या पाकिस्तान के बाकी पब्लिक जो है क्या वो ये अफोर्ड कर सकती है। ये सोचने के बाद इमरान खान ने सोचा कि अब मैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा। अब शहबाज शरीफ साहब की और उनकी कहानी कुछ मिलती जुलती सी लग रही है मुझे, लेकिन पता नहीं किसने किसको कॉपी किया, ये तो बहरहाल बाद की डिबेट है। और इस डिबेट को आगे ले जाने के लिए हम चेक करेंगे कि पहला स्टेटमेंट किसका था, इमरान खान साहब का था या शहबाज शरीफ साहब का था, इसलिए कि दोनों कहानियां बिल्कुल एक ही लाइन पे लिखी हुई हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार बॉलीवुड की मूवीज तो बहुत ही लोग देखा करते हैं, तो हॉलीवुड में असल में ऐसा होता नहीं है कि उसने पिक्चर बनाई है तो मैं भी शहंशाह बना दूं, उसने शहंशाह बनाई है तो शहंशाह वाला ड्रेस जो है वो जतेंद्र भी पहन के निकल आएंगे। एक मूवी आई थी जतेंद्र साहब की भी, और वो शहंशाह मूवी जो अमिताभ बच्चन जी की थी ना, जिसमें वो अजीब भारी सा ड्रेस पहन के घूमा करते थे, पूरे सड़कों के ऊपर घूमते रहते थे, इतना लोहा लटका के हाथ में। तो उसी तरह का ड्रेस जो था वो जतेंद्र साहब ने भी पहना था किसी फिल्म में, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं, मुझे फिल्म भी याद नहीं, मैंने वो देखी नहीं है, ऐसे पिक्चर पिक्चर्स देखी नहीं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि जो स्टोरी शहबाज शरीफ साहब आज सुना रहे थे वहां उस फोरम में बैठ के, उसी तरह की स्टोरी इमरान खान साहब भी सुना चुके हैं। लेकिन बहरहाल अब हम क्या करें, हमारे पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स है वो इंतहा के बदतमीज लोग हैं, तमीज उनको है नहीं। और उन्होंने किया क्या कि अभी शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, अभी करंटली प्राइम मिनिस्टर है वाकई में, नहीं, हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, वो मुझे पता है कि वो डिक्टेशन कहाँ से लेते हैं, कौन उनको लाया, किसने उनको बिठाया, कौन उनसे काम करवाता है, वो हमें क्या सारी दुनिया को पता है, लेकिन कहने के लिए तो वही प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो अब हुआ ये कि वो बेचारे अभी अपने अपनी कहानी सुना ही रहते, अभी स्टार्ट ही लिया था उन्होंने तो हमारे टीवी चैनल ने बंद कर दिया। जी हाँ, यानी कि उन्होंने वो उनका उनका लाइव ट्रांसमिशन जो आ रहा था उसको क्लोज करके और कोई ऐसे कोई टॉक शो लगा दिया, उस पे मेरे ख्याल है शाजिब खानजादा का टॉक शो था या किसका था, वो लगा दिया, और उस पे जी वो बैठ के इकोनॉमी पे जो है वो 5-6 लोग बैठ के और बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार मतलब अपने ही प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं सुना रहे, अपने ही प्राइम मिनिस्टर की बातचीत को नहीं टीवी चैनल दिखा रहे, तो मतलब कोई दूसरा क्या खाक दिखाएगा। मतलब वो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे ना जो बात कर रहे थे। मुझे टीवी चैनल वालों से ये पूछना है कि क्या वो किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था जो बात कर रहा था। मतलब आप लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को यार कुछ नहीं दे सकते, थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दे दो ना। मतलब उनकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने सिर्फ स्टार्ट ही पकड़ा था, अभी उन्होंने अपनी कहानी के फर्स्ट पैराग्राफ ही उन्होंने बताना शुरू किया था, तो इन लोगों ने जी उनकी तकरीर बंद कर दी। हाँ जी, और मैं तो आज बड़े मतलब तैयारी करके बैठी थी, मैंने कहा कि जी आज तो मैं बस सुन ही लूंगी कि शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। मैंने अच्छे से अपने मतलब पिज्जा भी मंगवा लिया था, फ्रेंच फ्राइज भी आ गए थे, मेरी कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई थी, मैं तो फुल मतलब बैठी थी पूरा माहौल बनाकर सुनने के लिए। लेकिन बस मैं सुन ही नहीं पाई। तो इसलिए मुझे बहुत शिकायत है अपने मीडिया से कि प्लीज आप लोग ये किस किस्म की हरकतें करते हैं। मतलब वैसे तो आप लोग पूरा पूरा दिन हमारे मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, न जाने काम किस वक्त करते हैं ये लोग। इसलिए कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो पूरा दिन यानी डे टाइम में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, मीडिया को बुला बुला के बताते हैं जी आज हमने ये कर दिया, हमने वो करना है, हमने कौम के लिए ये सोचा है, हमने मुल्क के लिए वो सोचा है। और शाम को जा जाकर ये सारे मिनिस्टर्स और उनके एडवाइजर्स जो हैं वो टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं और वहां पे ये टॉक शो में रात के 11 बजे तक बैठे रहते हैं, यानी सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं जिसमें ये बताते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। और उसके बाद जब शाम के 5 बजे के बाद जो है ये चले जाते हैं टीवी चैनल्स पे
और वहां पर टॉक शो में बैठ जाएंगे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे वाले तक के टॉक शो में ही बैठे रहते हैं। और उसके बाद उठ के तो जाहिर है फिर तो टाइम इनका खत्म हो जाता है, फिर तो जाके घर जाके सो जाते होंगे। तो मुझे कोई ये बता दे कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स काम किस वक्त करते हैं और कंट्री के लिए काम इनका किस टाइम पर होता है, इसलिए कि सुबह से रात तक तो ये मीडिया के आगे होते हैं और उसके बाद न जाने क्या मैंने किसी और कंट्री में, अगर हम बहुत ज्यादा नजदीक चले जाएं, भारत में चले जाएं, क्योंकि भारत का मीडिया हम बहुत देखते हैं, मेरे घर तो डिश लगी है, ये सारे चैनल देखती हूँ। अच्छा खैर, वो मैं ये बता रही थी, मैंने कभी नहीं देखा कि भारत के जो मिनिस्टर्स हैं या उन मिनिस्टर्स के एडवाइजर्स हैं इवन, वो टॉक शोज में बैठे हो या वो डिबेट में बैठे हो और वहां पे वो एक दूसरे को बातें सुना रहे हो रात तक। उनके मिनिस्टर्स पता नहीं क्या करते, मुझे तो समझ ही नहीं आती, मीडिया में आते ही कोई नहीं है। मैंने नहीं देखा कि कभी अमित शाह जी जो है वो बैठे हो या कभी मोदी जी बैठे हो या कभी कोई दूसरी, डॉक्टर जयशंकर मेरे मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर, कभी वो बैठे हो। लेकिन हमारे यहाँ तो जी जितने मिनिस्टर्स हैं वो सबके सब इंटरव्यू दे रहे होते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है वो थोड़ा एक्सक्लूसिवली बैठते हैं, तो इसलिए उनका अकेले का इंटरव्यू होता है, वो इस तरह से बैठ के ना चार बंदों के बीच में बैठ के कुछ नहीं बोलते, तो वो अलग इंटरव्यू दे रहे होते हैं, लेकिन देते वो भी हर हर कुछ दिनों के बाद उनके इंटरव्यूज भी आ रहे होते हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जब सारा दिन हमारी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो मीडिया के आगे बैठी रहती है, तो मुझे ये बता दें कि भाई उसका फायदा क्या है और उसके बाद आप पब्लिक के लिए काम किस वक्त करते हैं। इमरान खान के साथियों का कहना यह है कि जी जब तक इमरान खान को बाहर नहीं ले आएंगे जेल से, उस वक्त तक प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। पीटीआई वाले प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाएंगे। उस पर यकीनन खान साहब भी बड़े नाराज होंगे और कह रहे होंगे कि इन्होंने मुझे बाहर निकाल के ही छोड़ना है, इसलिए कि इमरान खान को, जो मैंने पहले भी कहा था, जो मजे जेल के अंदर आ रहे हैं ना आपको, मतलब देसी घी, देसी मटन और देसी वो क्या होता है चिकन और क्या कुछ मिल रहा है, तो उसके बाद तो जाहिर है कि कौन ये चाहेगा कि वो घर चला जाए। लेकिन खैर खान साहब के जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने कुछ और ही सोच के रखा हुआ है और उनका अब ये कहना है कि जी जब तक खान साहब को हम जेल से बाहर नहीं निकाल देंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या चैन से तो आप लोग उस वक्त भी नहीं बैठे थे जब खान साहब बाहर थे, तब भी उनको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा के और उनके एडवाइजर जो थे खान साहब से कुछ ना कुछ स्टेटमेंट ही दिलवा देते थे और उसके बाद जो है आपको पता ही है कि क्या यहाँ पे भंगड़ा शुरू हो जाता था। लेकिन बहरहाल जो भी है इसके ऊपर यकीनन इन लोगों को सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ समझना भी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को जी रियाद में गिफ्ट भी दिया गया, पता नहीं इस डब्बे के अंदर होगा क्या, अगर खोल के भी दिखा देते तो बड़ा अच्छा था कि ये इस बॉक्स के अंदर आखिर है क्या। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, पता लग जाएगा जैसे ही ये गिफ्ट पाकिस्तान आएगा और उसके बाद अगर किसी ने इसको बेच बाच दिया तो बस उसके बाद कोई ना कोई दूसरी पार्टी जो है वो खबर निकाल देगी और कहेगी जी सऊदी अरब ने तो ये दिया था। जैसे खान साहब की घड़ी वाला मामला था, आपको मालूम ही है, खान साहब ने घड़ी बेच दी और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। तो अब न जाने इस बॉक्स के अंदर उन्होंने क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। अब शहबाज शरीफ साहब वापस आके हमें बता दें तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत शौक है लोगों के गिफ्ट बॉक्सेस को खोलकर देखने का कि आखिर उसका अपना ही मजा होता है, आप लोग जानते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये पिक्चर जैसे आपको दिखाई दे रही है, गजा के मामले पर सवाल, जर्मन एम्बेसडर ने नौजवान को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलवा दिया। सिविल सोसाइटी का प्रोटेस्ट, जी हाँ, यहाँ पे सिविल सोसाइटी ने लाहौर में प्रोटेस्ट किया है क्योंकि वहां पर जर्मन एम्बेसी या जर्मन एम्बेसडर जो है वो तकरीर कर रहे थे, आसमा जहांगीर साहिबा के का कोई सेमिनार चल रहा था उनकी याद में। उसके ऊपर जी कोई वहां पे एक या दो लोग आ गए और उन्होंने हंगामा किया गजा को लेकर और फलस्तीन को लेकर और इसराइल के ऊपर। तो जी उन लोगों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। उसके ऊपर जी सिविल सोसाइटी ने काफी प्रोटेस्ट किया है और उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो हंगामा कर रहा था उसको हंगामा करने देना चाहिए था। ये हर जगह राइट है डिप्लोमेटिक, चाहे जो मर्जी डिप्लोमेटिकली चाहे जो मर्जी हो रहा हो, लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहां पे ये राइट होता है कि आप कहीं जाकर भी शोर मचाना शुरू कर दें। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से उसको निकाला गया है, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग इस चीज को नापसंद भी कर रहे हैं। उनका कहना ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इससे जो है वो कॉन्फ्रेंस का माहौल भी खराब हुआ और लोगों को इस तरह से प्रोटेस्ट उस टाइम पे नहीं करना चाहिए था जब कोई मेहमान जो है वो अपना भाषण दे रहा हो। खैर हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये भी बताते चलें, ये आपको दिख रहा है अली अमीन गंडासपुर, इस बार इतना पैसा नहीं है कि ये लोग खा सकें, कहां से खाएंगे। इनका इशारा पिंडी, नहीं 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 नहीं
भिंडी की तरफ कैसे इशारा कर सकते हैं, ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि जी इस बार इतना पैसा नहीं है कि खा सके, कहाँ से खाएंगे, अब मालूम नहीं कहाँ से खाएंगे, लेकिन बहरहाल जिन्होंने खाने की आदत ही डाल ली हो लास्ट 76 ईयर से, जिन्हें सिर्फ खाना आता हो, जिन्होंने तरीके तरीके से खा लिया हो, तो अली अमीन गंडासपुर साहब आप इतना परेशान मत होइए, वो लोग अपना तरीका निकाल लेंगे कि कैसे खाना है। कभी कश्मीर कश्मीर करके, और अब टीटीपी करके, और अब आपको मालूम ही है कि अफगान बॉर्डर पे भी जो है वो बहुत कुछ हो रहा है, और वहां के लिए भी बजट बजट तो चाहिए ही होगा ना। तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। जिन लोगों ने खाना है, जो बरसों से खा रहे हैं, वो अभी भी खा लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ सोच लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। तो आप अपनी फिक्र कीजिए, क्योंकि मैंने ये सुना है, और ये बात किसी ऐसे वैसे नथु खैरे ने नहीं की, ये बात की है जी नजम सेठी, जो हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत माने जाते हैं और बहुत काबिल जर्नलिस्ट है। नजम सेठी साहब का कहना ये कि अली अमीन गंडासपुर साहब से ये कहा गया है कि जो इन्होंने कहा था ना कि मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, वहां से केपीके की गवर्नमेंट गिरा दूंगा, इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, तो उनको ये कहा गया है कि अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हारी लत्ता तोड़ देंगे। मतलब पंजाबी में बोला हूं मैंने, लत्ता मतलब टांगे तोड़ देंगे, पांव तोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन तोड़ देगा? जाहिर है वही लोग तोड़ेंगे भाई, जो तोड़ा करते हैं, मतलब जो ले जाते हैं, जो तोड़ ताड़ के वापस घर भी छोड़ जाते हैं कभी कभार, और कभी कभार कोई मिलता ही नहीं कि कहाँ गया। तो आप समझ ही रहे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, जी हाँ, अपोजिशन पार्टीज की। आप लोग क्या, आप लोगों को क्या लगा मैं किसको, एजेंसीज को कह रही हूँ, फौज को कह रही हूँ? ना 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 ना, हमारी एजेंसीज और फौज तो इतने सीधे, इतने मासूम लोग हैं, फरिश्ते हैं, फरिश्ते मौत के। लेकिन सॉरी यार, ये एडिट कर देना। नहीं नहीं, मैं आपको कहती हूँ बहुत ही मासूम है, बहुत ही मतलब बिल्कुल मासूम परिंदे जैसे। उनको मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि अपोजिशन पार्टीज पार्टीज ने यकीनन कहा होगा लत्ता शत्ता तोड़ देंगे। खैर छोड़िए जी, हमें क्या, हम आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ, वरना आप लोग मुझे इधर ही उलझा के रख देंगे। खैर मैं कह रही थी जी, सोने की कीमत में इजाफा हो गया, और सिलसिला जो है वो जारी है। कहा यह जा रहा है कि गोल्ड प्राइस जो है वो मजीद बढ़ने वाली है, तो अगर किसी को गोल्ड खरीदना है तो जल्दी जल्दी खरीद ले, इसलिए कि गोल्ड प्राइस जो बढ़ जाएगी, लेकिन एक वीक के बाद गिर जाएगी, इस बात की भी गारंटी है। क्योंकि पाकिस्तान में यही होता है कि एक वीक गोल्ड प्राइस बढ़ जाती है, तो एक वीक के बाद गोल्ड प्राइस गिर जाती है। हमारे यहाँ यही चलता रहता है, हम लोगों को कंफ्यूज कर करके मार देते हैं। हमारे यहाँ लोग जो है इतना शायद जंगों में नहीं होते, बीमारी में नहीं मरते, जितना कंफ्यूज होकर मर जाते हैं। समझ ही नहीं आती कि डॉलर रेट कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, तो गोल्ड प्राइस कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, तो लोगों की समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। हमारे बहुत से जानने वाले हैं, मतलब जो जान पहचान में लोग हैं, उन्हें जब बताओ कि जी डॉलर जो है वो उसकी प्राइस गिर रही है, तो जल्दी खरीद लेते हैं कि जी जब बढ़ेगी ना तो बेच देंगे, फिर वो बढ़ती ही नहीं है। और कई बार जब बढ़ रही होती है तब खरीद लेते हैं कि चलो अब तो बढ़ ही रही है तो फिर हम बेच देंगे। तो जब वो बेचने जाते हैं तो पता लगता है कि सेल जब करने पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि जी डॉलर प्राइस तो गिर गई है। तो उनको ना वो जो बख्शी सर कहते हैं ना, वो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग पाकिस्तानी हैं, जाहिर है पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहते हैं ना, वैसे तो खैर अफगानिस्तान के लोग भी रहते हैं, लेकिन बात सर ये कि आप लोग जो है ना वो मार्केट के अप्स डाउन में मत जाया करें। आप लोग जो है ना, जो खरीदना बेचना है ना, अपने हिसाब से किया करें, क्योंकि यहाँ का कोई भरोसा नहीं, कब रेट हाई हो जाते हैं और कब लो हो जाते हैं। तो इसलिए अपना नुकसान ना करें और आराम से घर बैठे चिल मारे, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली पर काम शुरू हो गया है। बहाली पर काम शुरू हो गया मतलब पता नहीं। खैर स्टील मिल तो सालों से बंद पड़ी हुई है, लेकिन अब इस किस्म की न्यूज भी आई जाती है, तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं। वैसे तो खैर इसमें कोई खास बात नहीं है, इस तरह के कई काम हमारे यहाँ होते हैं और बिगड़ते हैं और बनते रहते हैं। लेकिन खैर स्टील मिल के भी एक जो चेयरमैन साहब है, वो एक रिटायर्ड फौजी हैं, जो काफी सालों से स्टील मिल बंद है, स्टील मिल पे ये बड़ा ताला लगा हुआ है। लेकिन वो जो हमारे रिटायर्ड फौजी साहब है ना, जनरल साहब जो है, वो वहां पे चेयरमैन लगे हुए हैं और सैलरी ले रहे हैं, दे टकाटक लाखों की सैलरी उठा रहे हैं उस स्टील मिल की, जो बरसों से बंद पड़ी है। तो अब आप सोचिए पाकिस्तान जो है वो कितना रिच कंट्री है, कि जहाँ पे जो बंद हुई हुई स्टील मिल है, उसके पास से भी हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो ना सिर्फ ये कि चेयरमैन लगे हुए हैं, बल्कि लाखों की सैलरी भी ले रहे हैं। अगर कोई बंद हुई हुई स्टील मिल और बंद हुए हुए ऑफिस अगर हमें लाखों की सैलरी हमें हमारे इन लोगों को दे सकती है, तो आप सोचिए पाकिस्तान में कितना पैसा होगा। तो ये आप लोग सोचिएगा, जब कुछ समझ आए तो मुझे बताइएगा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से, एक तो वो
मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था ना कि वो बैंक में डाका कैसे डालने का हम लोग प्लान कर रहे हैं, वही वो आंखें फिल्म का देख के। तो वो कई लोग मेरे पीछे पड़ गए कि जी वो तो सुनील शेट्टी नहीं थे, वो तो अर्जुन रामपाल थे। ठीक है, मुझे भी पता है, मैंने भी अर्जुन रामपाल को देखा है बहुत बार। और मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि मैं चेक कर रही थी कि आप लोग सो तो नहीं गए मेरे वीडियो देखते-देखते। तो मुझे खुशी है कि आप लोग जाग रहे थे, इसी वजह से आप लोगों को पता चला कि मैंने सुनील शेट्टी के बजाय जो सॉरी अर्जुन रामपाल की जगह जो सुनील शेट्टी कह दिया। वैसे भी अर्जुन रामपाल मुझे बड़े पसंद है। अभी ओम शांति ओम में मैंने देखा था, क्या हैंडसम लग रहे थे। खैर वो फ़िल्म भी काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी मैं टाइम टू टाइम पुरानी मूवीज़ लगा-लगा के देखती रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे अभी कल कल मैंने वो फ़िल्म देखी है, आधी आधी देखी है, आधी मैं आज देख लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप लोग जो है ना वो छोटी-छोटी बातों को लेकर ना बस मेरे पीछे पड़ जाया करें। अभी पता नहीं किसी ने लिखा कि पता नहीं ये शो कैसे करती है, मैं क्या बताऊँ आपको? मैं इतना सीरियस हो गई, यकीन करें, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल्स की तरह शो करने की कोशिश करती हूँ। मैंने पेन भी रखा है, ये देखिए, पेपर भी है मेरे पास। मैं दिखाऊँ आप लोगों को? ये देखिए, ये पेपर भी है मेरे पास और पेन भी मैंने रखा है कि ताकि मैं इंटेलेक्चुअल लगूँ कि जब मैं शो करूँ तो मैं ऐसे करके सोचूँ ना। लेकिन बस मैं क्या करूँ, हमारे न्यूज़ ऐसी आती है। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब इतना अच्छा भाषण दे रहे थे वहाँ पे बैठकर इकोनॉमी के ऊपर और बता रहे थे अपनी दुख भरी कहानी कि वो इलाज के लिए गए, तो फिर उन्होंने वहां जाके सोचा कि पाकिस्तान के बाकी पब्लिक क्या करेगी। लेकिन हमारा टीवी चैनल्स, खुदा इन्हें पूछे, आप देखिएगा इन लोगों के लिए अलग ही जगह होगी जहन्नुम में। इन्होंने मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को काट के और उसके बाद एक आम सा कोई शो था वो लगा दिया। और मतलब अगर कोई और होता, किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता तो हमारी समझ में भी आता कि हम किसी दूसरे प्राइम मिनिस्टर को क्यों सुने भाई। अपने प्राइम मिनिस्टर को तो सुन लो, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं सुनते। अब मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की, बहरहाल जितना मैंने सुना था उतना मैंने आपको बता दिया। बाकी तो ये कि शाम में देखूंगी कि इंटरनेट वगैरह पे शहबाज शरीफ साहब ने और क्या कहा और लोगों ने उसके ऊपर किस किस्म के कमेंट्स किए। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अच्छा ही बोला होगा, आखिर हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऐसी बात थोड़ी है। लेकिन खैर अब हम यहाँ से चलते हैं और फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द आपसे। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहा करें, इसलिए कि क्या पता कल हो ना हो। थैंक यू। अरे! चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ऐसे ही दौड़ जाते हैं आप लोग जैसे अभी भी वोट डालने जाना है। इंडिया के लोग तो मुझे कहते जा रहे हैं कि जी 6 मई तक तो हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं। नहीं, ठीक है आपके इलेक्शंस चल रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोग ये क्यों नहीं करते कि आप लोग अपने मोबाइल में जो है वो मोबाइल डाटा जो है वो ऑन किया करें और जितनी देर लाइन में आप लोग खड़े रहते हैं, वहाँ पे जाने के लिए कि आपकी बारी आएगी तो आप वोट डालेंगे, उतनी देर आप मेरी वीडियो देख लिया करें और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करा लिया करें। और अगर और देर लग रही है, आपको लाइन बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि अभी आप 2-3 घंटे कहीं नहीं जाने वाले, तो फिर एक काम और कीजिए, जो लोग आपके साथ लाइन में खड़े हैं, चाहे वो आगे हों, चाहे वो आपके पीछे खड़े हों, उन सबको भी प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दिएगा। यकीन करें बहुत दुआएँ लगेंगी। थैंक यू।